हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारी BA प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट की होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी जो है आपकी, जिसका नाम हिंदी गद्य उद्भव और विकास, यानी हिंदी सी जो है, ये कहूँ हिंदी गा जो है, उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर। ऐसा नहीं है इन क्वेश्चंस के मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, नहीं, मैं विद आंसर दिखाऊंगी। तो इसके अंतर्गत आप इस वीडियो में क्वेश्चन तो देखेंगे ही, साथ में उनके आंसर भी देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी पूरी बुक को कवर कर लेते हैं। अगर आपने ये सारे ही क्वेश्चन पढ़ लिए तो फिर उसके बाद में आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये सारी ही सीरीज़ देख लेंगे। देखिए, ये जो है, ये हमारी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमारी टोटल 3 या 4 वीडियोस होंगी, जिसमें हम हिंदी की ये जो बुक है, इसके पूरे ही जो क्वेश्चन आंसर हैं, या ये कहीं सभी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उनके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर लेंगे। जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ ये वीडियोज़ भी देख लेंगे, तीनों या चारों, उसके बाद में अगर आप बुक भी नहीं पढ़ते हो तो भी आप पास आउट हो जाओगे, वो भी अच्छे नंबर से। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे ही चैप्टर्स को कवर करते हुए बनाए गए हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है या फिर आपके इन चैप्टरों से आता है, तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो है, ये आपकी NEP के अंतर्गत है, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा। यानी जो आपका एडमिशन है वो NEP वाला ही है, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अगर आपके पास सब्जेक्ट है या आपके फ्रेंड्स के पास ये सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सब भी देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट ही क्वेश्चन होगा वो होगा संस्मरण के विकास क्रम को समझाइए। यानी जो संस्मरण होता है, उसका जो विकास क्रम है वो हमें बताना है। तो इसके विकास क्रम को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखेंगे परिचय, कि इस क्वेश्चन के परिचय में आप क्या लिख सकते हैं या इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको सही तरीका बताया था कि लिखने का क्या सही तरीका होता है, किस तरह से हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में जो लिखना है वो किस तरह से लिखना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से ही, ठीक है। संस्मरण साहित्य का एक प्रमुख अंग है, जो व्यक्तियों की स्मृतियों, अनुभवों और घटनाओं के माध्यमों से न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी प्रतिबिंबित करता है। यानी जो संस्मरण है वो हमारी अनुभव हो सकती हैं या घटना हो सकती हैं, जो हमारी व्यक्तिगत जीवन या फिर सामाजिक जीवन या फिर सांस्कृतिक जीवन पर प्रतिबंधित या उसको दिखाने का प्रयास करता है। इसका विकास विभिन्न युगों में बदलते साहित्य, संस्कृति और सामाजिक संदर्भों के अनुभव से हुआ है। इसमें समझने के लिए हमें इसे 5 प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला होगा हमारा आरंभिक युग, दूसरा होगा हमारा द्वितीय युग, फिर है हमारा छायावादी युग, स्वतंत्रोत्तर युग और फिर है हमारा समकालीन युग। इन सभी युगों को हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि हमें संस्मरण को समझना है, या ये कहें संस्मरण का विकास देखना है। तो संस्मरण का जो विकास हुआ था, सबसे पहले प्रारंभिक युग में हुआ। किस तरह से संस्मरण साहित्य का आरंभिक स्वरूप भारतीय परंपराओं में आत्मकथा और चरित्र लेखन के रूप में मिलता है। इस युग में व्यक्तियों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन प्रमुख रूप से धार्मिक, नैतिक और शिक्षाप्रद उद्देश्यों से किया जाता था। यानी इस टाइम पे जो संस्मरण था, उसमें धार्मिक और नैतिक चीज़ों को रखा गया था। सांस्कृतिक साहित्य में कालिदास, बाणभट्ट और अन्य लेखक की रचनाओं में संस्मरणात्मक वर्णन दिखाई देता है, ठीक है। यानी इस काल के जो प्रमुख कवि हैं या ये कहें लेखक हैं, वो कालिदास और वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे विशेषताएं कि इस टाइम की क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला आप लिख सकते हैं, वर्णन में धार्मिक और नैतिकता का पाठ होता था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों से अधिक समाज में धर्म के प्रति झुकाव था, ठीक है। यानी यहाँ पर धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव देखा जा सकता था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, स्मृतियों के बजाय ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों का वर्णन।
यानी यहाँ इतिहास से ज़्यादा जो पुराण होते थे उनका वर्णन किया जाता था। अब हम देखेंगे दूसरा युग जो कि हमारा द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920 तक रहा था। इसको देख लेते हैं। द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का विकास हुआ और यह युग लेखों के जीवन अनुभवों और समाज सुधारों की दिशा में उन्मुख था। यानी देखिए, जो द्विवेदी युग है उसमें खड़ी बोली का यूज़ होने लगा, जैसे कि राजस्थान में बोली जाती है उस बोली का यूज़ होने लगा था। ठीक है, इस युग में संस्मरण साहित्य भी विचारधारा प्रधान और समाज सुधार दृष्टिकोणों के साथ विकसित हो गए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके जो मुख्य लेखक हैं। मुख्य लेखक में आप लिख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त। ये इसके टाइम के बहुत ज़्यादा प्रमुख लेखक हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख है वो वीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनके नाम पर ही ये इस पूरे ही काल का नाम रखा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में पहला आप लिख सकते हैं लेखन के विचार और उनके विचार धारात्मक संघर्ष का वर्णन है इसमें। सेकंड, आप इसमें लिख सकते हैं भारतीय समाज में व्यापक कुरीतियों और सामाजिक समस्याओं का चित्रण है यहाँ। नेक्स्ट, आप इसमें लिख सकते हैं भाषा सरल, स्पष्ट और उद्देश्य परक है। ठीक है, अब हम देखेंगे उदाहरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं बाल मुकुंद गुप्त के लेखकों में संस्मरणात्मक शैली दिखाई देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे छायावादी युग। छायावादी युग जो है वो 1900 से 1940 तक रहा। इस युग को देख लेते हैं। छायावादी युग में हिंदी साहित्य में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और भावुकता का उद्देश्य हुआ। इस समय साहित्य में कल्पनाशीलता, भावुकता और सौंदर्य बोध की प्रधानता रही। संस्मरण भी इन विशेषताओं से प्रभावित हुआ। यानी इस टाइम पे जो संस्मरण था उसमें कल्पनाशीलता, भावुकता और सौंदर्य बोध इन सभी की भूमिका रही है। ये कहें ये पूरी ही तरह से इनसे प्रभावित रहा। अब इसके जो मुख्य लेखक हैं वो कौन है? इसके मुख्य लेखक आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इनकी एक प्रमुख या ये कहें मुख्य लेखिका हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेषताओं के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं लेखन के निजी जीवन के साथ साथ प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण होता था इसमें। नेक्स्ट, आप इसमें लिख सकते हैं भाषा काव्यात्मक और भावनात्मक हो गई थी, क्योंकि अब यहाँ काव्यात्मक और भावात्मक का विकास हो गया था। नेक्स्ट, आप इसमें लिख सकते हैं महादेवी वर्मा का संस्मरण की रेखा इस युग की महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक कृति है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संस्मरणों में संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का उभार हुआ। यानी इस समय संस्मरणों में संवेदनशीलता और जो मानवीय मूल्य थे उनका उभार होने लगा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रोत्तर युग, जो कि हमारा 1940 से 1980 के दशक रहा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति का बाद का यह युग सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उथल पुथल का था। यानी देखिए, ये जो युग था ये हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो उथल पुथल थी उसका युग था। ठीक है, इस समय साहित्य में यथार्थवाद और प्रगतिशील दृष्टिकोणों का प्रभाव हुआ, क्योंकि इस टाइम पे जो यथार्थवाद था और जो प्रगतिशील दृष्टिकोण था वो बढ़ने लगा था। संस्मरण में भी समाज और व्यक्तियों के संघर्ष, आशा, निराशा और उपलब्धियों का चित्रण मुख्य हो गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य लेखक के जो हमारा स्वतंत्रता के बाद का टाइम था उसमें जो प्रमुख लेखक थे वो थे रामवृक्ष बेनीपुरी और अज्ञेय और यशपाल। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में पहला आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों का चित्रण होने लगा था। नेक्स्ट, आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का वितरण हो रहा था। नेक्स्ट, आप इसमें लिख सकते हैं यथार्थवादी और स्पष्ट भाषा का प्रयोग। यानी इस टाइम पे यथार्थवादी जो विचार थे उनका और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होने लगा था। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण, माटी की मूरत और जंजीरें और दीवार। ये हम इसके उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा समकालीन युग। समकालीन युग को देख लेते हैं, जो कि हमारा 1980 से वर्तमान तक यानी अभी तक जो युग चल रहा है वो हमारा समकालीन युग है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समकालीन युग में संस्मरण साहित्य का दायरा व्यापक हो गया। यानी अब जो वो दायरा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब ये केवल साहित्यिक विधा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभवों को भी अभिव्यक्तित करता है। और अब ये केवल हमारी जो साहित्यिक विधा थी वहीं तक ही हमारा सीमित नहीं है, बल्कि अब ये राजनीतिक, सामाजिक और जो व्यक्तिगत अनुभव है या व्यक्तिगत चीज़ें हैं उनको भी प्रकट करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं इसमें लेखक की आत्मकथाओं झलक के साथ साथ समाज, सांस्कृतिक और वैश्विक मुद्दों का समर्थन भी मिलता है। यानी इसमें व्यक्तिगत जो आत्मकथाएं होती हैं उनके साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक है और वैश्विक जो मुद्दे हैं उनकी भी झलक हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो प्रमुख लेखक हैं उसके प्रमुख लेखकों में आप लिख सकते हैं अमृता प्रीतम,
वारम सिंह, धर्मवीर भाटी, ये सारे ही आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में पहला आप लिख सकते हैं, संस्मरण में व्यक्तिगत अनुभवों के साथ समकालीन सामाजिक मुद्दों का समावेशन है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, भाषा में सरलता और गहराई है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, तकनीकी विकास और विशेष संदर्भों का समावेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे उदाहरण। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं आप, अमृतीय प्रतिमा की रचना और धर्मवीर भारतीयों का गुनाहों का देवता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता, जो कि इन्होंने दोनों ने ही अपनी अपनी लिखी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अब हम इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, क्या आप इस क्वेश्चन की एंडिंग किस तरह से करेंगे। तो इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, संस्मरण साहित्य समय के साथ परिवर्तित होते हुए व्यक्तिगत अनुभवों को लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ को प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये समय के साथ साथ चेंज होता आ रहा है और हमारा अब सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को भी बताता है। आरंभिक युग में ये धर्म और नैतिकता पर केंद्रित था। द्विवेदी युग में समाज सुधार पर, छायावादी युग में भावुकता और सौंदर्य पर, स्वतंत्र उत्तर युग में यथार्थवादी दृष्टिकोण पर और समकालीन युग में व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ अपने विकास के चरम पर पहुंच गया। यानी स्वतंत्रोत्तर युग में यथार्थवाद पे था, अब ये समकालीन युग में आकर ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आ गया है। यानी इसका धीरे धीरे हम विकास देख सकते हैं, ये किस तरह से विकास में आया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है हमारा, गद्य की विविध विधाओं को महत्व किस काल में दिया गया और क्यों। यानी गद्य की जो विविध विधाएं हैं उनका जो महत्व है वो किस काल में सबसे ज़्यादा हुआ और क्यों हुआ, इस बारे में हमें बात करनी है। चलिए देख लेते हैं, गद्य की विविध विधाओं को महत्व और उनका काल विशेष क्या था। ठीक है, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास प्रारंभिक चरणों में अपेक्षाकृत धीमा था। यानी अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो सबसे पहले वाले चरणों में जो गद्य की विधाएं हैं उसका जो प्रारंभिक विकास था वो बहुत ज़्यादा धीमा था। हिंदी काव्य परंपरा का प्रभाव अधिक होने के कारण गद्य को लंबे समय तक वह स्थान नहीं मिला सका जो काव्य को प्राप्त था। यानी काव्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था हिंदी में और गद्य जो था उसकी उपयोगिता कम थी। लेकिन जैसे जैसे साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए, गद्य की विविध विधाओं को महत्व मिलने लगा और जैसे जैसे परिवर्तन हुए तो गद्य की जो विविध विधाएं थी उन्हें भी महत्व मिलने लगा था। गद्य विधाओं का सर्वाधिक महत्व द्विवेदी युग और उसके बाद के कालों में दिया गया। इसे समझने के लिए हम गद्य विधाओं के महत्व और उसके विकास के ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान अध्ययन करेंगे। यानी देखिए, जो गद्य की विधाएं हैं उन्हें सबसे ज़्यादा द्विवेदी युग से स्टार्टिंग हुई या उनका जो महत्व था वो बढ़ने स्टार्ट हुए। चलिए फिर देख लेते हैं इसको धीरे धीरे से ये कैसे बढ़ा। सबसे पहले हम देखेंगे गद्य विधाओं का महत्व देने वाला काल, तो वो कौन सा काल है, वो है हमारा द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920 के अंतर्गत आया था। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग को जाना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं के विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। इसका मुख्य कारण सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार था। यानी ये जो काल था इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है और इस टाइम पे हिंदी साहित्य में गद्य की जो विधाएं थी उनको प्रमुखता दी जाने लगी थी। अब हम देखेंगे इसके कारण। तो पहला कारण आप लिख सकते हैं, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, आधुनिक शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी प्रभाव आ रहा था। और नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, गद्य को अभिव्यक्ति और सरल और सटीक माध्यम माना गया। यानी जो गद्य था उसको अभिव्यक्ति के लिए और सरल और सटीक माध्यम माना गया था। ये भी एक कारण था इसके उदय का। ठीक है, अब हम देखेंगे पत्रकारिता और निबंध लेखन का विकास, कि गद्य के कारण किस तरह से पत्रकारिता और निबंध लेखन का विकास हुआ। तो गद्य विधाओं में किस तरह से इस युग में निबंध लेखन को साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रमुख जो लेखक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संपादकीय लेखन, किस तरह से पत्र पत्रिकाओं जैसे सरस्वती के माध्यम से गद्य लेखन को बढ़ावा मिला। यानी जो पत्र पत्रिकाएं होती थी, जैसे कि आपका एक उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं सरस्वती, जिसके माध्यम से जो गद्य लेखन था वो भी बढ़ गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक और शिक्षाप्रद लेखन, समाज सुधार और जागरूकता के लिए लेखन किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे छायावादी युग, जिसमें इसका जो प्रभाव था वो और बढ़ गया था, जो कि हमारा 1920 से 1940 तक था। चलिए देख लेते हैं छायावादी युग में किस तरह से ये बढ़ा। इसके अंतर्गत आप
आप लिख सकते हैं इस युग में गद्य विधाओं की कविताओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्व मिला, लेकिन कहानी, उपन्यास और संस्मरण लेखन का विकास हुआ। यानी इस युग में जो कविताएं थी उनको थोड़ी सी कम अटेंशन मिली या थोड़ी वो कम हो गई गद्य विधाओं की, लेकिन इसके अंतर्गत जो हमारी कहानियाँ आती हैं, उपन्यास आता है और संस्मरण आता है, उसका विकास बहुत अच्छे से हुआ। अब हम देखेंगे कारण, तो पहला आप लिख सकते हैं व्यक्तिवाद और भावुकता का उदय हो रहा था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं साहित्य और भावनात्मक सौंदर्य बोध का प्रवेश हो रहा था। गद्य विधाएं, अब देखेंगे गद्य विधाएं कौन कौन सी। पहली आप लिख सकते हैं कहानी, प्रेमचंद्र के नेतृत्व में यथार्थवादी कहानियों का विकास हुआ। उपन्यास, सामाजिक मुद्दों और ग्रामीण जीवन का चित्रण होता था। प्रमुख लेखक जो थे जैसे कि प्रेमचंद्र हो गया, गोदान और गबन लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे संस्मरण, महादेवी वर्मा के संस्मरण का उदय हुआ, यानी अब यहाँ पर संस्मरण जो था उसका भी उदय होना शुरू हो गया था। अब हम देखेंगे स्वतंत्रोत्तर युग, जो कि हमारा 1940 से 1980 तक था। स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्त बाद का यह युग गद्य विधाओं के पूर्ण विकास का समय था। इस काल में गद्य ने साहित्यिक और सामाजिक अभिव्यक्तियों का प्रमुख माध्यम बनकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कारण, तो पहला आप लिख सकते हैं समाज में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हो रहे थे, जिसकी वजह से गद्य को और ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक, आगे आप इसमें लिख सकते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास, क्योंकि अब यथार्थवादी दृष्टिकोण का भी विकास हो रहा था। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं साहित्य में नवीन विधाओं का प्रवेश, यानी जो साहित्य था अब उसमें नई नई विधाओं का प्रवेश हो रहा था, जैसे कि गद्य विधाएं कौन कौन सी, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं गद्य विधाओं में पहला लिख सकते हैं नाटक और एकांकी। राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने के लिए नाटक विधा का उपयोग होने लगा। आलोचना, साहित्यिक आलोचना का व्यवस्थित रूप दिखाया गया। अब हम देखेंगे प्रमुख आलोचक कौन कौन थे, तो इसमें आप लिख सकते हैं सबसे पहला नाम रामचंद्र शुक्ला का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आत्मकथा और जीवनी, किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े व्यक्तियों की कहानियों का वर्णन होने लगा, क्योंकि आप भी हम देखते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के व्यक्ति थे या उनसे जुड़े व्यक्ति थे उनकी हम जीवनी पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज, क्योंकि अब यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज जैसी चीज़ें आने लगी। सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों को गद्य के माध्यम से अभिव्यक्ति किया गया, यानी जो सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव होते थे या फिर यात्रा का होता था उन सभी को दिखाया जाने लगा, जिसको हम यात्रा वृत्तांत या फिर रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे समकालीन युग, जो कि हमारा 1980 से अब तक यानी वर्तमान तक चल रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप पहले लिख सकते हैं समकालीन युग में गद्य विधाओं को व्यापक महत्व मिला। अब यह विधाएं साहित्य के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम बन चुकी थी। ठीक है, कारण आप लिख सकते हैं सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों का प्रभाव। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक साहित्य और विचारधाराओं का संपर्क हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे गद्य विधाएं कि जो हमारी गद्य विधाएं हैं वो किस तरह से बढ़ रही हैं। आधुनिक उपन्यास और कहानियाँ, किस तरह से आधुनिक उपन्यास और कहानियाँ हैं इस सामाजिक समस्याओं और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। मुख्य लेखक कौन कौन से, इसमें मुख्य लेखक हैं निर्मल वर्मा और धर्मवीर भारती। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे रिपोर्टाज और साक्षात्कार, किस तरह से पत्रकारिता और मीडिया का प्रभाव पड़ गया। ब्लॉग और डिजिटल लेखन, किस तरह से ब्लॉग और डिजिटल लेखन बढ़ गया। इंटरनेट के माध्यम से गद्य का नया स्वरूप बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे गद्य विधाओं को महत्व देने के कारण के जो गद्य विधा हैं उनको महत्व क्यों दिया जा रहा था, क्यों इम्पोर्टेंट थी। तो पहला आप लिख सकते हैं इसमें सामाजिक जागरूकता, गद्य विधाएं समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख माध्यम बनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, गद्य ने लेखकों को अपनी अभिव्यक्ति, अनुभवों और विचारों को स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त करने का अवसर मिल गया था उन्हें, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी और इसीलिए बढ़ भी रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन, किस तरह से आधुनिकता और वैश्विक दृष्टि के प्रभाव से गद्य विधाएं अधिक प्रासंगिक बन गई। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पठन की सरलता, गद्य विधाएं पाठकों के लिए सरल, आकर्षक रही हैं, क्योंकि देखिए ये पढ़ने में ईजी होती हैं। जो हमारी कविताएं होती हैं उनको पढ़ने में और उनका अर्थ निकालने में मुश्किल होती है, पर जो गद्य होता है वो सीधी सीधी स्टोरीज होती हैं, तो उन्हें पढ़ने में भी मज़ा आता है और ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, यानी वो आसान तरीके से हमें समझ में आ जाती है, इसीलिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र बनी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं गद्य विधाओं को विशेष महत्व
द्विवेदी युग में दिया गया, लेकिन इसका विकास स्वतंत्र उत्तर युग और समकालीन युग में अपने चरम पर पहुंचा। जो इसका महत्व था वो द्विवेदी युग से बढ़ने लगा था, लेकिन स्वतंत्रोत्तर युग और समकालीन युग में ये सबसे ज्यादा विकसित हुए। गद्य ने केवल साहित्यिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों को अभिव्यक्ति करने का माध्यम बन गया है। यानी जो गद्य है वो सिर्फ हमारा साहित्य ही नहीं है, बल्कि जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक परिवर्तन है या जो हमारी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है उसको भी दिखाने का एक अच्छा माध्यम बन गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्मरण और रेखाचित्र का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी हमें इसमें संस्मरण और रेखाचित्र को अभिव्यक्त करना है कि ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। यानी जो संस्मरण और रेखाचित्र है उन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं संस्मरण और रेखाचित्र अभिप्राय एवं अंतर। यानी संस्मरण और रेखाचित्र को देखेंगे, फिर इसके अभिप्राय और क्या अंतर हो सकता है, ये इसके अंतर को देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिखेंगे, हिंदी साहित्य में संस्मरण और रेखाचित्र दोनों विधाएं गद्य की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हैं। यानी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यह लेखक के अनुभवों, स्मृतियों और सामाजिक परिवेश को व्यक्त करने के माध्यम है। यानी ये लेखक की जो स्मृति होती हैं, अनुभव होते हैं, उनको व्यक्त करने का एक माध्यम है। यद्यपि दोनों में समानता पाई जाती है, लेकिन इसके स्वरूप, उद्देश्य और शैली में स्पष्ट अंतर है। यानी दोनों में हम समानताएं तो देख सकते हैं, लेकिन इनके जो स्वरूप है, उद्देश्य और जो शैली होती है, उनमें हम मुख्य रूप से अंतर देख सकते हैं। इस लेख में हम दोनों विधाओं का अभिप्राय स्पष्ट करेंगे और उनके बीच के अंतर को विस्तार से समझेंगे। चलिए देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे संस्मरण के अभिप्राय। यानी संस्मरण का क्या अभिप्राय है। संस्मरण शब्द का अर्थ है स्मरण से संबंधित। यह साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने अतीत के अनुभवों, स्मृतियों और घटनाओं का वर्णन करते हैं। यानी ये जो है, ये चीज़ हमारे ऊपर घटी होती है, अपनी यादों में होती है, तो उसको चीज़ को बताना या उस घटना को ही बताना स्मरण स्मरण अनुभव कहलाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत हम अपने अतीत के बारे में या फिर अपनी स्मृतियों के बारे में बता रहे होते हैं, जो हमारे सोच है उसके बारे में बता रहे होते हैं। स्मरण में लेखक किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या समय विशेष को स्मरण कर उसे संरचनात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। यानी कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, या कोई भी समय के बारे में लेखक जो होता है वो उसे सोचकर अपनी शैली यानी अपनी राइटिंग में या ये कहें जो लिख रहा है उसमें उतारता है। अब हम देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं कि प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो पहला आप लिख सकते हैं, स्मृतियों पर आधारित लेखक अपने अनुभवों और यादों को लिखने की माध्यम से व्यक्त करता है। यानी इसमें जो है वो लेखक जो है अपनी यादों को बताता है और वो भी लेखन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं इसमें व्यक्ति के साथ समाज का भी चित्रण किया जाता है। यानी व्यक्ति सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि समाज का भी चित्रण करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भावनात्मक जुड़ाव। किस तरह से लेखन की स्मृतियों पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सभी को अपनी घटनाओं जैसी लगती हैं, तो वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कथनात्मक शैली। स्मरण में कथन शैली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा का स्मृत की रेखा संस्मरण साहित्य का प्रमुख उदाहरण है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों को जीवंता से प्रस्तुत किया है। यानी उनकी चीजों को पढ़ के ऐसा लगता है कि वो आज भी जीवित हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रेखा चित्र का अभिप्राय। यानी रेखा चित्र से क्या अभिप्राय है। रेखा चित्र एक साहित्यिक विधा है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या वस्तु का वर्णन अत्यंत संक्षिप्त और सजीव रूप में किया जाता है। यानी जो रेखा चित्र होता है उसमें किसी भी व्यक्ति, स्थान या फिर घटना या फिर किसी भी वस्तु के बारे में पूरा संक्षिप्त से बताया जाता है कि एक पिक्चर से क्रिएट हो जाए माइंड में। यह एक प्रकार का चित्रात्मक विवरण होता है जो शब्दों के माध्यम से पाठकों को समक्ष एक स्पष्ट छवि प्रस्तुत करता है। यानी एक तरीके से छवि बन जाती है हमारे सामने, जो कि हमें लगता है कि हाँ शायद वो चीज़ ऐसी हो सकती है। अब हम देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं चित्रात्मक वर्णन। लेखन का उद्देश्य पाठकों के समक्ष एक सजीव चित्र प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संक्षिप्तता। किस तरह से रेखा चित्र अत्यंत संक्षिप्त और प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सटीकता और स्पष्टता। वर्णन में सटीकता और स्पष्टता होती है। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठता। किस तरह से रेखा चित्र में लेखक अपनी भावनाओं को कम स्थान देकर वर्णित विषयों को प्राथमिकता देता है। यानी जिसके बारे में बात कर रहा होता है
उसी को प्राथमिकता देता है। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें एक उत्कृष्ट रेखाचित्र विग्रह है जिसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को सजीव रूप से चित्रित किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे संस्मरण और रेखाचित्र के बीच अंतर, यानी इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। चलिए उस अंतर को देख लेते हैं। उसका अंतर के अंतर्गत आप देख सकते हैं, पहला अब हम देखेंगे पहलू संस्मरण और रेखाचित्र। परिभाषा देखते हैं। लेखक की स्मृतियों और अनुभवों का वर्णन होता है संस्मरण में, और जो रेखाचित्र है उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का चित्रात्मक वर्णन होता है। ठीक है, आधार देख लेते हैं। जो हमारा संस्मरण है उसमें स्मृतियों और अनुभवों पर आधारित होती हैं, और रेखा चित्र जो होते हैं वो कल्पना और यथार्थ का समायोजन होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शैली में आप लिख सकते हैं कथनात्मक और भावनात्मक शैली होती है इसमें, और इसमें संक्षिप्त और चित्रात्मक शैली होती है। दृष्टिकोण में देख लेंगे, जो संस्मरण होते हैं वो हमारे लेखक की भावनाओं और दृष्टिकोणों को प्रभावित करती हैं, और जो रेखा चित्र होते हैं वो वर्णित विषयों पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, इसका देखेंगे विस्तारपूर्ण वर्णन होता है। इनका संक्षिप्तता और सटीकता होती है, यानी इसमें संक्षिप्तता और सटीकता देखी जाती है रेखा चित्र में। अब देखेंगे हम उद्देश्य में जो हमारा संस्मरण है उसमें लेखक के अतीत और अनुभवों को साझा किया जाता है, और जो हमारा रेखा चित्र होता है उसमें किसी व्यक्ति, स्थान या घटना का सजीव चित्रण किया जाता है। उदाहरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं महादेवी वर्मा स्मृति की रेखा। ठीक है, और जो हमारा रेखा चित्र है उसमें आप लिख सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें। ठीक है, ये सभी आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, और ये सारे ही हमारे इसके डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे संस्मरण और रेखा चित्र की समानताएं। जो हमारा संस्मरण है और जो हमारा रेखा चित्र है, इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं गद्य विधाएं हैं। दोनों ही साहित्य की गद्य विधाएं हैं, दोनों, चाहे वो रेखा चित्र हो चाहे वो संस्मरण हो, दोनों ही जो हमारा साहित्य है उसकी गद्य विधाएं हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सजीवता। दोनों में वर्णन सजीव और रोचक होते हैं, यानी दोनों का जो वर्णन है वो सजीव होता है और रोचक होता है, उनको सुनने में या फिर पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वास्तविकता। संस्मरण और रेखाचित्र दोनों यथार्थ पर आधारित होते हैं, यानी इन दोनों में ही झूठ नहीं होता, दोनों ही यथार्थ पर या ये कहें सच पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते पाठकों को जोड़ना। दोनों विधाएं पाठकों को भावनात्मक और मानसिक रूप से जोड़ने में सक्षम होती हैं, यानी ये दोनों ही विधाएं जो पाठक होते हैं उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से, यानी भावना से और दिमाग से जोड़ने का कार्य करती हैं। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। तो इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं संस्मरण और रेखाचित्र दोनों गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, जो व्यक्ति, समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करता है। संस्मरण में लेखक की स्मृतियों और भावनाएं अधिक होती हैं, जबकि रेखाचित्र में संक्षिप्तता और सजीवता प्रमुख होती है। दोनों विधाओं का अपना अलग महत्व है, और यह हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में सहायक करती हैं, यानी दोनों का ही अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों का ही जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य में, और जो दोनों ही विधा हैं वो हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपनी अपनी हेल्प करती हैं या सहायता प्रदान करती हैं। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने पढ़ाए हैं वो सभी को समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं वो हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी नोट्स को सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरे ही जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी अपने मेंबर्स को, तो आप उन्हें खुद सेल्फ रीड कर सकते हैं। ओके, एंड आप मेरे फेसबुक पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।